नमस्कार। अब हम चैप्टर संख्या 11 में और हम कर रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम की सीरीज़ जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बात कर रहे हैं। तो समय न ख़राब करते हुए सीधे आते हैं क्वेश्चंस पे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी चैप्टर इस यहाँ से जो फिजिक्स चालू हो रही है इसको बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स, और बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं इनके अंदर। ज़्यादा टिपिकल कैलकुलेशन जो फर्स्ट बुक के अंदर ज़्यादा रहती है, डेरिवेशन पार्ट, टिपिकल पार्ट, ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर। बहुत ही सिंपल पार्ट है, थोड़ा सा आप अच्छे से समझ लेंगे तो ध्यान रहेगा। थ्योरेटिकल मैटर इसके अंदर से आता है, एक ग्राफिकल पार्ट आता है। सबसे बड़ी बात, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे तो डेफिनेशन पे और सिंपल से एक दो फॉर्मूले न्यूमेरिकल से रिलेटेड है उनकी बात कर लेंगे, हम उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे, और एक ग्राफिकल पार्ट है उसके बारे में पढ़ लेंगे। तो क्वेश्चन हमें यहाँ से बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ बाय हाइजेनबर्ग, क्या बताता है ये कि स्थिति और संवेग को किसी भी मूविंग पार्टिकल, गतिशील कण जो है उसकी स्थिति और संवेग को एक साथ निश्चित नहीं किया जा सकता है। दोनों का मेजरमेंट एक साथ करना पॉसिबल नहीं है, यही सिद्धांत है। दूसरी बात आती है, क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए तरंग से सिद्धांत के आधार पर क्यों नहीं की जाती। प्रकाश विद्युत प्रभाव में क्या माना जाता है, इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन के द्वारा की जाती है, इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या पार्टिकल है, इसीलिए कण के आधार पर की जाती है। नेक्स्ट बात आती है, डेविसन जर्मर प्रयोग की प्रायोगिक व्यवस्था का चित्र बनाइए। तो डेविसन जर्मर प्रयोग जो कि लास्ट टॉपिक है इसका, उसका जो चित्र है, डायग्राम, उसके बारे में पूछ लेते हैं। एक न्यूमेरिकल इसमें अक्सर पूछा जाता है, 100 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंधित तरंग दैर्घ्य के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। या ऐसा भी आ जाता है 10 की पावर 4 वोल्ट विभवांतर से, ये भी आया हुआ है। या कोई और भी डिजिट दी जा सकती है, डिजिट का कोई इशू होता नहीं है। जनरली ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कहाँ से है। कोई भी गतिशील कण है, अगर उसको वोल्टेज से भेजा जाता है, गति करवाई जाती है, तो उसके लिए फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन के लिए अलग है, प्रोटॉन के लिए अलग है, न्यूट्रॉन के लिए, इनके लिए अलग अलग, कण के लिए अलग अलग होता है, मास पे डिपेंड करता है वो। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। आपके सिलेबस में इलेक्ट्रॉन के बारे में दे रखा है, क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। तो उससे रिलेटेड फॉर्मूला है, लैम्डा की जो वैल्यू है जब कैलकुलेशन करके निकालते हैं तो 12.27 अपॉन √v आता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला आता है वो आता है लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन √v। एंगस्ट्रॉन्ग में ये इन यानी 10 की पावर -10 मीटर। अगर नैनोमीटर में कहा जाए तो -9 में भी निकाल सकते हैं। क्या करना है, √v में केवल v की वैल्यू पुट करनी है। 100 है तो 10 हो जाएगी √ लेके। कुछ परिभाषाएं हैं इसके अंदर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले कार्यफलन की परिभाषा आती है, उसके बाद आगे चलते हैं देहली आवृत्ति आती है। कार्यफलन क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को सतह से निकालने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है, जितना वर्क चाहिए है ना, वो ऊर्जा ही, रिक्वायर्ड एनर्जी जो है, आवश्यक ऊर्जा ही कार्यफलन कहलाती है। देहली आवृत्ति, जो उसके लिए आवृत्ति चाहिए किसी भी कण को सतह से बाहर निकालने के लिए, जो रेडिएशन आपतित होते हैं, जो विकिरणें आपतित की जाती हैं, उन विकिरणों की कुछ ना कुछ आवृत्ति होती है, जो मिनिमम आवृत्ति होती है वो उसके लिए देहली आवृत्ति होती है। या ये कह सकते हैं किसी भी धातु की सतह पर आपतित प्रकाश किरणों की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके कारण प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना हो सकती है, उसको कहते हैं देहली आवृत्ति। ठीक है, निरोधी विभव, अंतक विभव, जिस पर ये गतिज ऊर्जा का मान जो है वो 0 हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, उसको अंतक विभव कहते हैं। यानी वो नेगेटिव वोल्टेज, ये नेगेटिव होता है एक्चुअल में, वह नेगेटिव वोल्टेज जिसके लिए प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक गतिज ऊर्जा मान 0 हो जाती है। ठीक है, प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 हो जाता है, उस विभव को अंतक विभव, कट ऑफ पोटेंशियल कहते हैं। ये 2-3 परिभाषाएं हैं जो इंपॉर्टेंट है, इनको आप पढ़ लें। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है ये, एक इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण और प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा समान है, काइनेटिक एनर्जी समान है, तो उनको किस कण की तरंग दैर्घ्य अधिक होगी। डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है, कहाँ से आता है ये, इसको सोल्व कर सकते हैं P = H/λ से, या λ = H/P से, वहाँ से भी सोल्व कर सकते हैं। फिर वहाँ से इसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो फॉर्मूला आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में। और ये क्वेश्चन सीधा भी आ सकता है कि आपको द्रव्यमान से रिलेटेड दे दें। जनरली क्या होता है, जनरली होता है λ = H/P। H/P का मतलब क्या हुआ, H/mv। इसका मतलब तरंग दैर्घ्य की जो वैल्यू है, एक तो द्रव्यमान भी निर्भर कर रही है, एक वेलोसिटी पे निर्भर कर रही है। अब ये कहते हैं कि वेलोसिटी सेम है तो किस पे डिपेंड किया, मास पे डिपेंड किया। अगर यूँ कह दें कि 3 कण ऐसे हैं जिनके मास तो सेम है, द्रव्यमान तो सेम है, बट तीनों की स्पीड अलग अलग है, एक की 10 मीटर पर सेकंड है, एक की 20 मीटर पर सेकंड है, तो किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, तो जिसके लिए v की वैल्यू कम होगी उसकी ज़्यादा होगी। इसका मतलब
इसका मतलब हम सिंपल कहें तो हम ये कह सकते हैं कि लैम्डा जो है दो बातों पर डिपेंड करता है, मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और लैम्डा जो है वी के। आपको क्वेश्चन में क्या किया जाएगा, आपको एक वैल्यू कांस्टेंट कर देंगे, या तो इसको कांस्टेंट करेंगे या इसको कांस्टेंट कर दिया तो इसके अनुसार निकाल लो, और वी को कर दिया तो एम के अनुसार। इसी को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मेट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। ये जो एम वी आ रहा है इसको 1/2 mv² में कन्वर्ट कर लें तो वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी और उससे सोल्व किया जा सकता है। इसी तरह से सीजियम धातु के लिए दहलीय आवर्ती दे रखी है ये, ठीक है, इसका और इसके लिए कार्यफलन का मान याद करो। कार्यफलन का मतलब एनर्जी निकालनी है, ई की वैल्यू निकालनी है, तो ई इक्वल टू एच न्यू होता है। न्यू की वैल्यू दे दी तो एच से मल्टीप्लाई कर दो, जो आ जाएगी इसके लिए दहलीय आवर्ती कार्यफलन। एक समान आवर्ती तथा भिन्न भिन्न तीव्रताओं के दो आपतित विकिरण जो है वो प्रकाश विद्युत धाराओं के लिए पट्टिका विभव के साथ आलेख बनाइए। यानी आवर्ती तो क्या उनकी एक समान है, आवर्ती एक समान है तो ऊर्जा एक समान होगी। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि कैसे इसको कर सकते हैं। कन्फ्यूज़न होती है इसके अंदर, आप ध्यान रखना कि ग्राफ के जो क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनके बारे में हमने लिखा नहीं है, एक क्वेश्चन लिखा है हमने तो, और वो किससे रिलेटेड, प्रकाश विद्युत प्रभाव से रिलेटेड। सिंपल है, देखो प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। प्रकाश विद्युत प्रभाव में क्या रहता है, इस तरह से कैथोड होता है और इस तरह से ये एक विंडो रहती है और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एनोड होता है, ठीक है। यहाँ पर लाइट आपतित होती है, विकिरण आपतित होती है, तो कैथोड से एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं और इसको कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। इस एनर्जी से आगे बढ़ते हैं और यहाँ आगे इसका रिलेशन जो है बैटरी से और आगे कनेक्शन कर दिया जाता है, ठीक है। ये आगे इस तरह से इनको कनेक्ट कर दिया जाता है आगे। और अब यहाँ पर अगर हम पॉजिटिव वोल्टेज दे रहे हैं, यहाँ नेगेटिव वोल्टेज दे रहे हैं, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव वोल्टेज इनको अट्रैक्ट कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लग जाएंगे और सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, धारा प्रवाहित होने लगेगी। इस धारा को कहते हैं प्रकाश विद्युत धारा। अब देखो सबसे पहले ग्राफ आता है प्रकाश विद्युत धारा पर तीव्रता का क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्रकाश की तीव्रता ज़्यादा होगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ज़्यादा एमिट होंगे, ज़्यादा एमिट हो गए तो करंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो तीव्रता का आई के साथ ग्राफ, ये एक चीज़ तो ये ध्यान रखें, तीव्रता और आई में ग्राफ, तीव्रता व आई में ग्राफ क्या आएगा, ये ग्राफ आएगा। ये एक तरफ हमने इंटेंसिटी ले ली और एक तरफ हमने ले ली क्या, प्रकाश विद्युत धारा, करंट की वैल्यू ले ली, ठीक है, तो समानुपाती होता है। अब दूसरी बात आती है इसके अंदर कि विभवांतर का प्रभाव, धारा पर विभवांतर का प्रभाव। ये जो ग्राफ हमने 2-3 ग्राफ है, ज़्यादा नहीं है, इनको समझ लिया तो दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन आएगा इससे हो जाएगा और यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना मैक्सिमम है, आ सकता है इस बार। किसकी बात कर रहे हैं हम कर रहे हैं विभवांतर की बात। तो विभवांतर के लिए देखो, जब हम इस पर पॉजिटिव वोल्टेज लगाएंगे, ठीक है, इस तरह से ग्राफ इसका बना देते हैं, यहाँ बना देता हूँ मैं, यहाँ दिखाई दे जाएगा आपको, यहाँ बना दिया मैंने, ठीक है। इधर क्या ले रहे हैं, इधर पॉजिटिव वोल्टेज ले रहे हैं, इधर ले रहे हैं नेगेटिव वोल्टेज, ठीक है। इधर ले रहे हैं हम क्या, करंट। तो जब हमने यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज लगाया तो पहले जब विकिरण आपतित होती है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है तो वो वैसे भी पहुँच जाते हैं, तो उससे कुछ करंट फ्लो होने लग जाता है। इसका मतलब जब हमने पोटेंशियल नहीं लगाया, एक्सटर्नल पोटेंशियल बाहरी विभव नहीं लगाया है, तब इसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी, करंट की वैल्यू कुछ ना कुछ करंट होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वहाँ पहुँच जाएंगे। अब बात आती है कि अब पॉजिटिव वोल्टेज लगाएंगे तो क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कम थी तो वो तो यहीं रुक गए, कुछ यहाँ रुक गए, कुछ यहाँ रुक गए। जब वोल्टेज लगाएंगे तो क्या करेंगे, वो इनको पॉजिटिव पोटेंशियल इनको अट्रैक्ट कर लेगा, जो दूर है उनको भी अट्रैक्ट कर लेगा। धीरे धीरे इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे तो अट्रैक्शन बढ़ता रहेगा, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँचते रहेंगे। एक समय आएगा कि सारे इलेक्ट्रॉन पहुँच गए। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पहुँच रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, वैसे वैसे करंट की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, इंक्रीज़ हो रही है। एक समय आएगा जब क्या होगा, ये मैक्सिमम हो गया। मैक्सिमम कब होगा, जब इतना पोटेंशियल हो गया कि सारे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो गए, तो यहाँ पर मैक्सिमम हो जाए। इस स्थिति में क्या होगा, धारा क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। आई मैक्सिमम हो गया, ये आई मैक्सिमम है, यानी कांस्टेंट हो जाएगा धारा का मान। इसको बोलते हैं संतृप्त धारा। एक तो डेफिनेशन और आ गई है यहाँ से, बहुत ज़्यादा पूछी तो नहीं जाती है, फिर भी आप ध्यान रख सकते हैं इसको, संतृप्त धारा। और इसका कर्व क्या आया, पॉजिटिव वोल्टेज में। अब बात करें कि नेगेटिव वोल्टेज लगाएंगे तो उल्टा होगा, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे तो करंट की वैल्यू कम होगी, और धीरे धीरे वोल्टेज जैसे बढ़ाएंगे प्रतिकर्षण बढ़ता जाएगा और करंट की वैल्यू कम होते होते अंत में क्या हो जाएगी,
ज़ीरो हो जाएगी, यानी जिसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन भी रुक जाएंगे। इसका मतलब ये जो पोटेंशियल है वो किसको डिफाइन करता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 mv², काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और इसकी जो वैल्यू है इस पोटेंशियल को बोलते हैं अंतक विभव या निरोधी विभव, कट ऑफ पोटेंशियल। और वर्क जो है वो क्या होता है, क्यू वी के बराबर होता है, तो वी की जगह वी नोड और क्यू की जगह क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, इसीलिए क्या आ जाएगा ई वी, चार्ज की वैल्यू हो गई ई वी नोड। तो यहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है और यहाँ से आपको ये फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, जो क्वेश्चन नंबर 8 ऊपर लिखा हुआ है उसका आंसर भी आ गया। अब एक चीज़ और उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि अब देखो यहाँ पर ऊर्जा किस बात पे निर्भर करती है और तीव्रता किस बात पे निर्भर करती है, ये सब चीज़ें अलग अलग होती है। देखो तीव्रता तो निर्भर करती है कि प्रकाश तेज कितना है, लाइट कितनी तेज है। अगर 60 वाट का बल्ब लगा दिया जाए, 100 वाट का बल्ब लगा दिया जाए, इसका मतलब है तीव्रता किसकी ज़्यादा है, 100 वाट की बल्ब की ज़्यादा है। और अगर बात करें कि एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, तो दोनों की एनर्जी सेम हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर दोनों ही सेम कलर के हैं, ठीक है, वेवलेंथ यानी फ्रीक्वेंसी जो है वो किस पे डिपेंड करेगी, उनके कलर पे डिपेंड करेगी। तो अलग अलग कलर की जो लाइट है उसकी एनर्जी अलग अलग होती है, क्योंकि उनकी वेवलेंथ अलग अलग होती है। इसीलिए ये जो एनर्जी है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। और फ्रीक्वेंसी से के अनुसार निकाले तो E = क्या होता है, h²। इसका मतलब जिसके लिए अगर आवर्ती सेम है तब तो ये वैल्यू सेम रहेगी, और तीव्रता सेम है तो ये वैल्यू सेम रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ, तीव्रता का रिलेशन है संतृप्त धारा से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत कन्फ्यूज़न होती है इसके अंदर, आप कन्फ्यूज मत होइए। तीव्रता का रिलेशन है संतृप्त धारा से, सेचुरेशन करंट से, और आवर्ती का रिलेशन है निरोधी विभव से। इस बात को ज़रूर आप ध्यान रखें, ठीक है। आवर्ती ज़्यादा होगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी तो रोकने के लिए पोटेंशियल भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा, पोटेंशियल ज़्यादा लगाना पड़ेगा, वही पोटेंशियल क्या होता है, निरोधी विभव होता है। इसका मतलब अगर आपको कहा जाए कि आवर्ती ज़्यादा है तो निरोधी विभव भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। बट वो आवर्ती एक न्यूनतम आवर्ती से ज़्यादा होनी चाहिए, जिसको दहलीय आवर्ती कहते हैं। उससे कम हो तो फिर ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो मिनिमम आवर्ती से ज़्यादा यानी दहलीय आवर्ती से ज़्यादा हो। अब क्वेश्चन की बात यह है कि समान आवर्ती है, यहाँ लिखा हुआ समान आवर्ती है, भिन्न भिन्न तीव्रताएं, दो किरणें आपतित हो रही हैं, ग्राफ बनाओ। तो समान आवर्ती है, इसका मतलब यहाँ से ग्राफ चेंज होगा ही नहीं, तो आगे क्या चेंज होगा, ग्राफ यहाँ से चेंज होगा। अब तीव्रता अलग अलग है तो सेचुरेशन करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी, ये तीव्रता अलग अलग हो। उल्टा दे देते, क्या दे देते, उल्टा ये दे देते कि तीव्रता तो समान है, तीव्रता समान है लेकिन आवर्ती अलग अलग है। तो क्या होगा ऐसी स्थिति में, अब आपको समझ में आ गया होगा ग्राफ कैसे बनेगा। तीव्रता समान है तो इसका मतलब संतृप्त धारा क्या रहेगी, एक, तो एक के लिए तो हमने बना लिया, ये बना लिया। अब तीव्रता समान है तो संतृप्त धारा समान रहेगी, लेकिन आवर्ती अलग अलग है। ये आवर्ती अगर इससे ज़्यादा आवर्ती है तो अगली जो तरंग है, विकिरण है, उसके लिए निरोधी विभव अलग अलग होगा। तो ये V01 हो गया और ये V02 हो गया। इस तरह के कर्व जो है वो पूछ ले जाते हैं, इनके बारे में अपने को ज़रूर ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि निरोधी विभव और आवर्ती में ग्राफ बनाओ, ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निरोधी विभव V0 व न्यू, आवर्ती में ग्राफ, इनमें ग्राफ। तो इनमें ग्राफ कैसे बनाना है, इनमें ग्राफ बनाने के लिए देखो एक चीज़ तो ये, आवर्ती जीरो नहीं हो सकती कभी भी। आवर्ती जीरो होगी इसका मतलब वहाँ तरंग है ही नहीं। आवर्ती जीरो का मतलब वेवलेंथ जीरो, जीरो का मतलब एनर्जी जीरो, इसका मतलब पॉसिबल ही नहीं है। और दूसरी बात, हर धातु के लिए एक निश्चित ऊर्जा की ज़रूरत होती है इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए। इसका मतलब एक निश्चित आवर्ती की विकिरणों का आपतित होना बहुत ज़रूरी है। अगर उससे कम की आएंगी इसका मतलब उनकी ऊर्जा कम है, जितनी चाहिए धातु से निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन को उससे कम है, तो नहीं निकलेंगे इलेक्ट्रॉन। नहीं निकलेंगे तो प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा ही नहीं, होगा नहीं तो ये इतना सारी कहानी भी नहीं होगी, ठीक है। उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है, उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपतित प्रकाश की तीव्रता आवर्ती एक न्यूनतम आवर्ती, जिसको कहते हैं दहलीय आवर्ती, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उससे ज़्यादा होनी ज़रूरी है। तो उससे ज़्यादा होने के का मतलब है, इधर तो हमने ले लिया आवर्ती, अब मान लो ये आवर्ती है, थ्रेशोल्ड आवर्ती है, तो इससे क्या होगा, इससे ज़्यादा ही होगी। अब उससे ज़्यादा होगी
उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, निरोधी विभव होगा। क्यों? जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी तो यहाँ से निकलने के बाद में उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी तो उसको रोकने के लिए उतने ज़्यादा विभव की ज़रूरत पड़ेगी, तो विभव और आगे चला जाएगा। इसीलिए इसका जो कर्व है वो आएगा तो ऐसे समानुपाती, बट जीरो से स्टार्ट नहीं होगा। जनरली हम क्या करते हैं गलती, इसको जीरो से स्टार्ट कर देते हैं, इधर न्यू ले रहे हैं इधर वी नोट ले रहे हैं, तो आवृत्ति बढ़ेगी तो ये निरोधी विभव बढ़ेगा, अंतक विभव जिसे कहते हैं बढ़ेगा ये, बट जीरो से स्टार्ट नहीं हुआ। दूसरी बात, अलग कोई धातु है तो उसके लिए अलग भी हो सकती है वैल्यू, धातु चेंज हो गया तो वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो इसको हम ये कह सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी आता है धातु एक है ये, और ऐसा क्वेश्चन भी आता है ना, ये अगर दूसरा धातु है तो उसके लिए वैल्यू ज़्यादा हो सकती है, उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में फिर ये समानुपाती हो जाएगी, तो ये धातु 2 हो गया। अब क्वेश्चन ऐसा दिया जाता है, धातु P और Q दे दिए, अब पूछ लेंगे किसके लिए देहली आवृत्ति ज़्यादा है, इसके लिए ज़्यादा है, ठीक है। दूसरी बात, किसके लिए आवर्ती का जो मान है वो, किसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी, तो इसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी, ठीक है। यानी इसको बाहर निकलने के लिए ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, इसको बाहर निकलने के लिए इतनी आवर्ती चाहिए, इसके लिए ये देहली आवर्ती है, ये देहली, इसके लिए ये देहली आवर्ती है। उसके बाद में क्या होगा, ये समानुपाती है, ये भी क्या है, समानुपाती है। तो आपको इसमें से पूछ ले किसकी देहली आवर्ती ज़्यादा है, तो इसकी ज़्यादा है, किसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है। तरंग दैर्घ्य पूछ रहे तो आवर्ती का उल्टा होता है, तरंग दैर्घ्य आवर्ती का उल्टा, लैम्डा क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू C/ν होता है। क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, एक ही चीज़ ध्यान हो आपको, E इक्वल टू क्या, hν ध्यान है। अगर ये ध्यान है तो इससे hc/λ आ जाएगा, उससे सोल्व हो जाएंगे। बस यही पूछे जाएंगे, आवर्ती दे दी, एनर्जी पूछ लिया, या तरंग दैर्घ्य दे दी, तो एनर्जी पूछ लिया तो यहाँ न्यू की जगह क्या रख देंगे, C/λ, तो फॉर्मूला आ जाएगा hc/λ, लिख देता हूँ मैं, ये आ जाएगा hc/λ, ठीक है। काफ़ी मिक्स हो गया है ग्राफ, लेकिन आई होप फिर भी समझ में आ जाएगा इसका, ठीक है। तो आप इसको समझ लें, इस तरह के बेसिक क्वेश्चन इसके अंदर से आएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये चैप्टर, और सिंपल है, इतना जितना हमने बात की इतना कर लेंगे, इसमें से भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, एग्जैक्टली कन्फर्म क्वेश्चन मिल जाएगा इसमें से, ठीक है। तो इस 15 मिनट के वीडियो का आप समझ लें अच्छे से, दोबारा नौबत है दोबारा देख लें, आपके पास नोट्स होंगे उनमें से पढ़ सकते हैं, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ओके। तो पढ़ लीजिए, आप इसकी तैयारी कर लीजिए अच्छे से। बाकी 1-2 चैप्टर और हैं, अगर पॉसिबल हुआ तो कोशिश करेंगे उसको भी अपडेट कर देंगे, नहीं होता है तो आप उसको रिवाइज़ कर लीजिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल से चैप्टर है, नाभिक के बारे में है, परमाणु के बारे में है, 11th में आते हैं, उसी से रिलेटेड है। और एक इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स में से एक बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, उसको ज़रूर आप थोड़ा डायोड को और उनके ऊपर लेना, सिलेबस के अनुसार क्या है, ठीक है। ओके, थैंक यू।